हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है 2019-20 नियता विधि के अनुसार सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान समान श्रेणी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1815 रुपये। अगला प्रश्न है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हैदर अली और अंग्रेज के साथ। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 मैसूर के साम्राज्य के हैदर अली शासक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका राज्यपाल। अगला है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कैल्शियम। अगला 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था। तो इसका सही विकल्प होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है। तो इसका सही विकल्प होगा सचिन तेंदुलकर। अगला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा झारखंड। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी यानी करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1931। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौते को दिया गया नाम है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है आपका कि IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया था। तो ये खेला गया था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमानित ऋषि ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? इसका सही विकल्प मेरे अनुसार यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर PMAY सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वहनीय ऋण देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। मुद्रा ऋणों को उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए या अनफंडेड फंड के लिए
डिजाइन किया गया है। ये योजनाएं नीचे दी गई, यहाँ पे देखिए शिशु के लिए कितना है 50,000 रुपए तक के ऋण है। कितने हैं 50,000 रुपए तक के ऋण है। इसका सही विकल्प 50,000 ही लगा लीजिए, ठीक है, बेहतर होगा। आंसर की में आप लोगों को कितना मिला है, आपको मिला है वहां पे आंसर की में स्टार मिला हुआ है, जो इसका कोई भी आंसर नहीं दिखाता। अगला है प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदत्त मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सितार। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मिणी देवी अरुणदेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डैश करते हैं, कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है राजस्थान से। अगला कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश में आरंभ किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉस एंजलिस USA। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है इसका सही विकल्प होगा राजीव कुमार। अगला मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में डैश का चयन किया है। किनका चयन किया है, आइए लगाइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो श्रीशैलम नदी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा मध्य प्रदेश। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ICC के 2019 ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है, तो इसका सही विकल्प होगा रोहित शर्मा। अगला मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा बाबर। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि प्रतिबल की SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा, प्रतिबल का पास्कल होना चाहिए ना कि वाट। अगला है कि निम्नलिखित कथन नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरूम नामक एक संस्थान की स्थापना की। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बिरजू महाराज। अगला कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या वाष्पोत्सर्जन। क्या वाष्पोत्सर्जन। अगला है कि जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए, उसे कहा जाता है पलायन वेग। क्या कहा जाता है, पलायन वेग। अगला प्रश्न है कि 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी डैश में है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या दिल्ली में है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया है वॉकवे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा विप्रो। क्या हो जाएगा, विप्रो हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अगला 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात कितना है। निधि अनुपात इसका कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 महीना के भीतर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 500 इलाके को। आगे की ओर चलेंगे, कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर
इन जून 2020 आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जून 2020 में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर आप लगा दीजिए, क्या, माइकल मार्टिन। क्या हो जाएगा, माइकल मार्टिन, नहीं माफ कीजिएगा, इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए विकल्प यहाँ पे लियो माइकल होना चाहिए ना, सही है, माइकल मार्टिन ही सही है, ठीक है, माइकल मार्टिन होगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्षा के रूप में चयन किया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। अगला है कि लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। अगला है कि नमरोलिल्ड मठ किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है। एक मौलिक अधिकार क्या है, नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। इसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़कर रख दिया गया है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का नामित करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 331 के तहत। अगला है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरीय कृषि का एक रूप है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा झूमिंग। क्या हो जाएगा, झूम खेती, ठीक है, या फिर इसे क्या कहता है, वर्ण। क्या कहता है, वर्ण खेती भी कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ से क्या है, रीजनिंग्स का प्रश्न है, आइए इसे करते हैं। कह रहा है कि एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे है। आपसे पूछा है 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे, तो हम इसको कॉमन करके बना लेंगे। जैसे हम पासा 2 और ये वाला जो तीसरा है उसका कॉमन करेंगे, और इस दोनों में हम 3 ही कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो यहाँ 3 के आगे क्या है, 5 है, 5 के आगे क्या है, 6 है, ठीक है। फिर यहाँ 3 के आगे क्या है, 3 के आगे 4 है, और 4 के आगे क्या है, 1 है। तो 5 का विपरीत 4 हो गया, यानी विकल्प 3 सही हो गया आपका। विकल्प 3 जो होगा सही होगा, ठीक है, 4 आएंगे 5 के विपरीत में। अगला, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन करें। यहाँ पे पीडीएफ में बहुत छोटा हो गया, इसे अगले बार से थोड़ा बड़ा किया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। आप लोगों को जरूर आज दिक्कत हो रहा होगा इस वाले प्रश्न में, हम समझ रहे हैं आपका परेशानी। तो इसका सही विकल्प होगा विगारना। क्या होगा, एग्रीवेट। कैसे होगा इसका सही उत्तर, जैसे विगारना अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। कम करना, न्यून करना और हल्का करना किसी भी चीज में कमी को दर्शाता है, लेकिन ये जो बिगाड़ना है ना, बिखेरने जैसा स्पष्ट होता है। तो आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुष कर्मचारियों को पंचभुज गाना। जो आयत जो है ना, ये आयत, ये किसको, पुरुष कर्मचारी को हम लिख सकते हैं एम क्या लिख दे, एम्प्लॉय लिख दे। यहाँ पे एम लिख देते हैं मेल समझने के लिए, ठीक है। कर्मचारी को हम के से डिनोट कर देते हैं, एम के समझ लीजिए। अब कह रहा है आपका कि पंचभुज गाना पसंद करने वाले लोगों को, पंचभुज जो है किसका, गाना यानी कि सॉन्ग लिख देते हैं इससे, ठीक है। अब आइए वृत्त की संख्या, वृत्त नृत्य पसंद करते हैं। वृत्त क्या करते हैं, नृत्य, मतलब हम इनसे ही डिनोट कर देते हैं समझने के लिए। दर्शाता है, आरेख में दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी के लोगों की संख्या दर्शाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते हैं। तो इसका सही विकल्प आपको लगाना है। ध्यान पूर्वक देखिए, ये 12 और ये किसको, 10 को, 12 और 10 को देखिए गौर से। तो इसका सही उत्तर मिल जाएंगे 12, 10, 22, यानी विकल्प 2 सही होंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो अंकों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो विकल्प 2 को रख दीजिए, 345 बराबर 345 हो जाएंगे। अगला है कि एक दुकानदार उत्पाद ए के 16 पीस 332 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर और उत्पाद बी के 3 दर्जन पीस प्रति पीस 6 रुपये के मूल्य पर खरीदता है। वह उत्पाद ए के सभी पीस 19 रुपये प्रति पीस के मूल्य पर बेचता है और उत्पाद बी के सभी पीस 120 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचता है। दुकानदार द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कर लीजिए। अब उत्पाद ए के एक पीस का क्रय मूल्य, किसका, ए का एक पीस का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 132 बटा हम करेंगे 12, काटेंगे मिलेंगे हमें 11। अब उत्पाद ए के 16 पीस का क्रय मूल्य हो जाएगा 16 गुने 11, यानी कि हो गए कितने, हो गए 176। कितने, 176। उत्पाद ए के 16 पीस का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 16 गुने 19 कर लेंगे। कितने कर लेंगे, 16 गुने 19 कर लेंगे तो मिलेंगे हमें क्या, 304 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 304। अब उत्पाद ए पर लाभ भी निकाल लीजिए फटाफट। तो 304 माइनस क्या कीजिएगा, 176 मिलेंगे। कितना, 128 रुपये इसका लाभ हो गया उत्पाद पे। अब आइए कहानी बी का शुरू करते हैं। तो उत्पाद बी के 36 पीस का क्रय मूल्य हो जाएगा 36 गुने 6, 36 गुने क्या हो जाएगा 6, तो मिलेंगे कितने हमें, 216 मिलेंगे। उत्पाद बी के 3 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 गुने 3 बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे गुना करके 360। ठीक है, उत्पाद बी का लाभ निकाल लीजिए तो 360 माइनस हो जाएगा 216 और घटाइएगा तो मिलेंगे आपको 144। अब यहाँ पे कुल लाभ जोड़िएगा तो इसका था 128 ए का और बी का कितना है 144, दोनों को जोड़ दीजिए आपको पता चल जाएंगे कि इसका सही विकल्प जो है 272 जो इंतजार कर रहा है विकल्प 4 वही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए आपको हम एक हिंट कर देते हैं, समझ लीजिएगा। ये जो 44 है इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 32। कितने ऐड कर रहे हैं, 32। आगे कितने जाएंगे मेरे पास, 76 और ये 76 में हम ऐड कर देंगे 32 में 8 जोड़ कितने, 32 में 8 जोड़ 40, यानी कि इसको ऐड करेंगे मिलेंगे हमको क्या 116 जो विकल्प 3 में है। लेकिन एक स्टेप और बढ़ के बता देते हैं कि ये जो स्टेप जो चल रहा है ये सही है या गलत है। तो 116 में हम ऐड कर देंगे, 116 ही है ना, 116 में हम ऐड कर देंगे 40 से 8 बढ़ के 48। ठीक है, कितने ऐड करेंगे 48, हमें मिलेंगे 164। देख रहे हैं ये सही जा रहा है ना, तो यही पैटर्न से कीजिएगा। अगला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आकृति बी जो है, आकृति बी दर्पण प्रतिबिंब है आकृति ए का। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर सी का आकृति प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर वाले। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। अगर आकृति 2 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में पंचभुज के अंदर एक छायांकित समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये आकृति 2 में पंचभुज के अंदर छायांकित समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये क्या है, भिन्न है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान पूर्वक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक अगली आकृति में छायांकित भाग बाएं से दाएं एक खंड आगे बढ़ता है तथा सबसे दाईं ओर का छायांकित भाग सबसे बाईं ओर चला जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 1। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए इसका सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प 3 में ये निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। ध्यान से देखिए, आकृति ए से आकृति बी में सभी 4 डिजाइनें जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, लेकिन छायांकित डिजाइनें सफेद हो जाती है तथा सफेद डिजाइनें छायांकित हो जाती है। तो आइए इसका सही विकल्प मेरे अनुकूल लगाइए, विकल्प 2, और आपके अनुकूल भी होना चाहिए तभी प्रश्न सही हो पाएंगे। अगला है कि दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी विकल्प आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे पहले इसको ऐसे मिला लीजिए, फिर यहाँ से क्या ऐसे करके फिर क्या मिला लीजिएगा, ऐसे
ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे जाइएगा और फिर ऐसे आइएगा, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ऐसे ही ये वाला पार्ट को बनाइएगा, ठीक है। तो आइए विकल्प यहाँ लगा लेते हैं, कौन सा हो जाएगा विकल्प, विकल्प 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉग का जो संबंध केनल से है वही संबंध चिकन का किससे हो जाएगा। आपसे पूछा है, चिकन का हो जाएगा कूप से, किससे हो जाएगा, कूप से हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का क्या कर लीजिए, चयन कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आकृति 4 को अगर आप छोड़ देते हैं तो अन्य सभी आकृतियों में प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक खंड छायांकित है। कम से कम कितने, एक खंड छायांकित है। आकृति 4 के तीसरी पंक्ति में सभी 4 खंड सफेद हैं, सभी 4 खंड क्या है, सफेद है। ये दिख रहा है, सभी चारों के चारों सफेद है, कम से कम 1 या 2 होना चाहिए। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ध्यान से कीजिएगा, इसका सही विकल्प आएंगे विकल्प 3, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर के वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगे। आपसे पूछा गया है के वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ई और ई को कॉमन कर लेंगे और क्या कर लेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई के बाद क्या है, पहले पासे में जी है, जी के बाद क्या है, एक्स है, तो हम एक्स लिख दिए। फिर यहाँ पे ई के बाद क्या है, के है, के के बाद क्या है, पी है, यानी कि जी का विपरीत पूछा था, यानी के का विपरीत पूछे तो जी हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, जी। विकल्प 1 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय सेट का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय सेट की संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इसका कर लें, तो इसको करेंगे क्या होगा, 21 है ना, 21। अब यहाँ पे 21 - 9 कर लेंगे, हमें मिलेंगे 12, ठीक है, क्या मिलेंगे, 12, ठीक है ना। फिर हम करेंगे 33 माइनस कितने, 33 यार क्या हो गया, 33 - 9 कर ले तो हमें मिलेंगे 24, क्या मिलेंगे, 24। अब यहाँ पे 12 दूनी क्या हो जाएगा, 12 दूनी का फिर 24 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम विकल्प किसमें, विकल्प 2 में कर ले, 8 है ना, विकल्प 2 ही को करना है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका 11 है, 3 है और 19 है, 11 3 19 है। तो हम करेंगे 11 - 3 यानी मिलेंगे हमें कितना, 8, 19 माइनस फिर 3 करेंगे, मिलेंगे कितना हमें, 16। और फिर देखिए यहाँ पे 8 दूनी क्या हो गया, 16। कोई दिक्कत है, विकल्प 2 ही सही होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा, नीचे दिए गए कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, इसका सही विकल्प क्या आएगा, फटाफट बताइए, विकल्प 1 इसका सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित तक घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो इसका सही विकल्प जो है 1 सही हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है प्रश्न की, एक कूट भाषा में वफेलो को क्या लिखा जाता है, राइट क्राई के रूप में और चीता को XWBHEF के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में लियोपार्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का कंडीशन चल रहा है, तो आप भी इसको प्लस माइनस के कंडीशन से कर दीजिएगा। कैसे, हम बफेलो का करके दिखा देते हैं, बाकी आप सभी का कर लीजिएगा, ठीक है। BUFFA और क्या है, LO है, यही है ना। और उसके बाद क्या है, RIDC और क्या CIRE है, यही है ना। तो देखिए यहाँ से +3 का कहानी हो रहा है, क्या हो रहा है, +3 का, फिर यहाँ से यहाँ -3 का, फिर इससे कितने होगा, +3 का होगा, +3 -3 +3 -3 करते चलिएगा, यही में इसका उत्तर मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऐसे ही करते चलिएगा ना, +3 -3 तो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या आ जाएंगे, 70 नंबर वाले प्रश्न का G नंबर आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी 3 नंबर वाले। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका
जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 6294, इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 94 है ना, 94, ये 94 और 62, ये 94 और 94 में से हम क्या कर लेंगे, 62 को ही घटा देंगे, हमें अगली संख्या 32 मिल गया। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 81 में से ये जो 81 है, यह 43 81 है ना, तो 81 में से हम 43 को घटा लेंगे, हमें अगली संख्या 38 मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में 4 डिजाइनें वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है। ऊपर जो है बाएं कोने में, ऊपर क्या है, बाएं कोने में जो ये कोना है ना, इस कोने के बारे में बात कर रहा है कि ऊपर बाएं कोने में तथा नीचे दाएं कोने में। नीचे कहाँ पे, ये दाएं कोने में, ठीक है। कोने में क्या होता है, कोने पर पूर्ववर्ती डिजाइनिंग के साथ पूर्ववर्ती डिजाइनों के स्थान पर 2 नई डिजाइनें आती है। यहाँ पे भी देखिए नई डिजाइन, यहाँ पे भी नई डिजाइन, फिर यहाँ पे भी नई डिजाइन आ गया, यहाँ पे भी नई डिजाइन आ गए। तो अगली आकृति में हमें नया डिजाइन दिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये और यहाँ पे ये हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब 1+1 कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे अगली तीसरी वाली संख्या, क्या 2 मिल गए। अब ये 2 में फिर +1 कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। फिर ये 3 में फिर +1 कर लीजिए, आपको 4 मिल जाएंगे। अल्टरनेट बढ़िए, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट बढ़िए, तब इसका सही उत्तर निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3+1 कर दिए तो हमें मिल गया 4 और 4+1 कर देंगे तो हमें मिलेंगे 5। फिर अगले अल्टरनेट में 1+2 करेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ, तो 3 मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, 1+2 3। फिर 3 प्लस क्या कर लेंगे हम, 3 प्लस यहाँ पे 1+2 कर लिया। अब हमें 3+4 करना है। क्या करना है, 3+4 तो हमें मिल गया 7, ठीक है। फिर हमें 7 प्लस क्या कर देना चाहिए, 7 प्लस हमें कर देना चाहिए 6, ठीक है। 2 बच के तो 7 6 13, ठीक है। अब 13 में हम कितना ऐड कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे, 13 में 8 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 मिल जाएंगे, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है, ठीक है। तो पक्षी है, ट्यूना है और किनेरी है। तो यहाँ पे किनेरी हो गया, यहाँ पे पक्षी हो गए, यहाँ पे ट्यूना हो गया, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा, आइए लगाते हैं विकल्प 4, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आइए यहाँ पे पैटर्न को देखिए और कह क्या रहा है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 2 होगा। ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन। अगर अब तक आप लोग कलम कॉपी ना उठाए हो तो अब तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं और सही उत्तर लगाते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 सेंटीमीटर है, उसके एक अंतःवृत्त बनाया, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या r बराबर हम लिख सकते हैं, r बराबर भुजा a लिख सकते हैं और 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भुजा क्या है, 18√3 है और बटा में 2√3 है, यानी कि आ कितने जाएंगे, 9 सेंटीमीटर आ जाएंगे, है ना। रूट से रूट खत्म, 9 दूना 18, है ना, 9 सेंटीमीटर आ गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो हम लिख देंगे पाई गुने 9, यानी कि हो कितने गए, 81 पाई, ठीक है, जो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 2 ट्रेनें ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती है। बी की चाल ए से 40% अधिक है। ए दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4.1/5 घंटे और x घंटे का समय लेती है। तो x का मान क्या होगा। अब a की चाल मान लीजिए आप v1 किलोमीटर पर घंटा, तो और b की चाल मान लीजिए, यहाँ पे a की चाल कॉपी पे लिखिएगा v1 किलोमीटर, ठीक है। और b की चाल क्या हो जाएगा, b की चाल हो जाएगा 140 v1 और बटा हो जाएगा 100 और बराबर में हो जाएगा v2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम निकाले
तो 7v1 कितने 7v1 और बटा में 5 किलोमीटर पर आवर के बाद बराबर में हम लिख सकते हैं v2। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे करते हैं। v1 बटा v2 बराबर v1 बटा v2 बराबर रूट अंडर x बटा 21 और बटा 5 लिख सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब v1 बटा 7v1 बटा 5 7v1 बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5x और बटा में क्या हो जाएंगे 21। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 5y7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x और बटा 21। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 5/7 और गुने हो जाएगा 5/7 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5x बटा 21। ठीक है, 5x बटा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। x बराबर निकालेंगे तो 5y7 मल्टीप्लाई करेंगे 5y7 और मल्टीप्लाई करेंगे 21y5। काटपीट मचाइए 7 21। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे 5×15/7। पूर्णांक में तोड़िएगा 2 पूर्णांक 1/7 आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है कि दो अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 828 है। वह संख्या निम्न में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। अब मान लीजिए कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा। लिखिए कॉपी पे, माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, इकाई का अंक x+4 और संख्या बराबर निकाल लीजिए। संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस x+4 और बराबर में आ कितने जाएंगे आपका 11x+4 आ जाएंगे, जोड़िएगा तो। ठीक है, अब आइए इसे प्रश्न के अनुसार करें तो क्या हो जाएगा 11x+4 और इंटू में क्या हो जाएगा x+4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 826। कितने हो जाएंगे 826 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 11x+4 और इंटू में लिख देंगे 2x+4 और बराबर हम लिख सकते हैं बराबर 2 × 7 और गुने 56 इसका फैक्टराइज करके, सॉरी 59, 56 नहीं 59। अब इसे अगले स्टेप पे करा दे तो आपको मिलेंगे 11x+4 और बराबर कितना 59। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप में। 11x बराबर क्या था 11x+4 बराबर 59 था, तो यहाँ लिखेंगे 11x बराबर 59 माइनस का 4 आएंगे कितना आपका 55 आ जाएंगे। कितने 55, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 55/11। काटिएगा तो x बराबर आएंगे 5। अब यहाँ पे 11x+4 में आप पुट कर दीजिए किसको x का मान, तो 11 × 5, यहाँ पे x का मान कितना था 5, तो 5 और +4 कर दीजिए तो 11×5 = 55 और 4 59 के 59 रह गए। यहाँ पे इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प 2 55 और 60 कितने हो जाएंगे 55 और 60 के लगभग होंगे। ठीक है, पहला 55 आया, दूसरा 59, लगभग 60 लिखिए इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 10.1/2 घंटे में काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे m1 d1 वाले फॉर्मूला लगाइए। जैसे मेरा कहने का मतलब m1 d1 t1 और क्या m2 d2 और t2। ठीक है, यहाँ पे 30 गुने बराबर में 30 गुने 28, 30 गुने क्या 28 गुने 8 और बराबर लिख सकते हैं m2 गुने 20 और गुने 21/2 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे m2 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुने 28 और गुने 8 गुने क्या हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 21 गुने 20। काटपीट मचा दीजिए 32 आ जाएंगे। आगे क्यों चलते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है ही नहीं। 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ बनाने में मिस हुआ है, हमसे हुआ है मिस्टेक, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है मिस्टेक हो गया है जिसके वजह से 80 नंबर वाले क्वेश्चन आया नहीं। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी पे। कह रहा है कि 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.1/2 कितने 6.1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया।
उसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है, तो तटबंध की ऊंचाई मीटर में कितनी होंगी। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं। 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई मीटर में कितनी होंगी। अब आइए यहाँ पे हम प्रश्न को, वही वाले प्रश्न को करेंगे जो 80 नंबर वाले प्रश्न को हम लिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई गुने 4 और गुने 4। ठीक है, और हम गुने में लिख देंगे 13/2 घन मीटर, यानी कि इसे काटपीट मचाइएगा और गुना कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 104 पाई। ठीक है, घन मीटर में। अब तटबंध की अंतः त्रिज्या बराबर, यानी आर बराबर क्या था, 4 मीटर था। अब बाह्य त्रिज्या बराबर बड़ी आर बराबर हम लिख ले तो आर प्लस 5 लिखेंगे, या सॉरी माफ कीजिएगा 4 + 5 लिखेंगे तो मिल जाएंगे हमें 9 मीटर। अब तटबंध का आयतन निकाल देंगे, क्या आयतन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 92 - 42। ठीक है, और यहाँ पे एच घन मीटर हो जाएंगे, यानी कि पाई इंटू 81 - 16 एच हो जाएंगे घन मीटर में। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 65 पाई एच। ठीक है, 65 पाई एच घन मीटर में। तो हम आगे इस प्रश्न को एक ही स्टेप में खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 65 पाई एच बराबर हो जाएगा 104 पाई। ठीक है, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं 104 बटा क्या 65, काटिएगा तो आपका आएंगे कितना 8/5 आ जाएंगे, यानी कि 8/5 लगभग आपको मिलेंगे कितना 16 मीटर के बराबर। यहाँ पे कितने मीटर के बराबर, 16 मीटर के बराबर मिलेंगे, कितने 16 मीटर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न तो सामने ही है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 1%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 403.20 रुपये में बेचा गया। x का मान क्या है, x का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800। ठीक है, 800 गुने 100 माइनस क्या 100 माइनस x%। ठीक है, और फिर गुना में 90% गुने क्या हो जाएगा 80%, और बराबर लिख देंगे हम क्या 403.20। ठीक है, अब आगे चलिए इसे करें तो क्या हो जाएगा 8 गुने 100 माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा 90/100, और यहाँ पे हो जाएगा 81/100। कितने हो जाएंगे 100। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 माइनस x बराबर, अगले स्टेप पे चल के करते हैं। ठीक है, स्पेस कम बच रहा है, तो 100 माइनस x बराबर लिख देंगे हम 403.20 गुने 10 और गुने 10, और बटा में हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 8। क्या हो जाएंगे यहाँ पे 9 गुने 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा आपको मिलेंगे 70। तो x बराबर लिखेंगे हम 100 माइनस 70, यानी कितने जाएंगे आपका 30। कितने आ जाएंगे 30। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि ऋतु की आय रेणु की आय से 25% कम है। रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, जबकि ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है। ऋतु का खर्च रेणु के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो रेणु की आय बराबर, किसकी आय बराबर, रेणु की आय बराबर हम लिखेंगे कितना 100 रुपये मान लीजिए। ठीक है, अब ऋतु की RI लिख देते हैं, ऋतु की RI की 75 रुपये। ठीक है, तो रेणु की बचत कितना है, रेणु की बचत RN लिख देते हैं, रेणु की बचत क्या हो जाएगा 40 है। तो ऋतु का खर्च निकाल लीजिए, किसका RI का खर्च निकाल लीजिए ऋतु का। तो हम 75 गुने 80 करेंगे और बटा में कर देंगे 100, काटपीट मचा देंगे, मिल जाएंगे हमें 60।
तो प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिकता है यही निकाल लीजिए आप। तो 60 माइनस 40 कर लीजिए और बटा में 40 और गुने 100 कर लीजिए। ठीक है, गुने 100 कर लीजिए। तो 20 बटा 40 और गुने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 100। तो यहाँ पे 20 दूना 40 और यहाँ पे 50 आ जाएंगे टोटल। एक नंबर वाले इसका सही हो जाएंगे विकल्प। अगला प्रश्न है कि 100 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है? अब मान लीजिए कि प्रत्येक स्थिति में y अभिष्ट संख्या है, जैसे हम लिखेंगे 903 माइनस वाई। ठीक है, y। अब आगे चलिए 2003 माइनस वाई। ठीक है, अब हम आगे लिख लेंगे क्या 1673 माइनस का क्या y लिख सकते हैं ना। अब आइए यहाँ पे अगले स्टेप पे इसे करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब कि सभी का मसा निकालेंगे। 2003 माइनस हम करेंगे 903। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर आगे लिखेंगे 1673 और माइनस कर देंगे यहाँ भी 903। ठीक है, 903। फिर यहाँ पे 2003 में से घटा देंगे हम 1673 को, तो आ जाएंगे मेरे पास क्या 1100। फिर आएंगे 770 और फिर आएंगे हमें क्या 330। सभी का HCF निकालिए मस, तो 110 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 110। और 903 को 110 से भाग लगा दीजिए, 23 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 23, जो विकल्प 1 में है। शेषफल कितने आएंगे 23 आएंगे। 23 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक निश्चित राशि 10 वर्षों की वार्षिक 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी गई है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपये अधिक है, तो चौथे वर्ष का कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप करना क्या है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना लिख लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे 242। ठीक है, कितने 242। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P इंटू बड़ी R बटा 100 प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे R बटा 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बराबर लिख देंगे कितना हम 242। कितने 242। ठीक है, तो यहाँ पे अगले स्टेप पे ले चलें या फिर यहीं पे करने का कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा P इंटू 10/100 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 242। क्या हो जाएगा 242। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे P गुने क्या हो जाएगा P गुने 110 बटा 100 और गुने हो जाएंगे 1 बटा 100 और 242। कितने 242। अब P बराबर लिख लीजिए आप 242 और गुने का क्या 1000। ठीक है, 1000 और बटा में लिख दीजिए 1 कीजिएगा। आपको मिलेंगे 21,000 रुपये। कितने मिल जाएंगे 21,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक वर्ष का ब्याज निकालना है आपको। क्या करना है, एक वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा 22,000 गुने 10 और बटा में गुने 10 बटा में कितने 100 बटा में 100 ही ना। अब यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएंगे आपका 2200। कितने हो जाएंगे 2200 हो जाएंगे। कितने 2200, ये 2200 कर लीजिए इसको। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए लिखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि 2200 प्लस कितना 2200 गुने 10 और बटा में 100। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 2200 और प्लस हो जाएगा 220, यानी कि कितने हो जाएंगे 2420 रुपए। कितने 2420 रुपए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तीसरे वर्ष का इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर चौथे वर्ष का इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा ना। तो इसका पूछा कितना है चौथे वर्ष का, तो चौथे वर्ष का हम भी निकाल के देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 2662 आएंगे जब तीसरे का निकालिएगा तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे चौथे के लिए कि 2662 प्लस 2662 और गुने 10 और बटा में 100। ठीक है, इसे काटपीट में चाहिए 2662 प्लस कितना हो जाएगा 266.2। अब इसे ऐड कर दीजिएगा तो 2928 ही लिख दीजिए क्योंकि 2928.2 आ रहा है।
तो आप 2928 ही लिख लीजिए और उत्तर लगा लीजिए। 2928 विकल्प एक में ही है, आगे के एक में नहीं है। 2928 एक और दो दोनों में है क्या? यहाँ पे देखिए, अब एक और दो दोनों में है, इसलिए हम एक लगा दिए थे। इसका विकल्प लेकिन दो है, आपको आंसर क्यों में भी दो ही मिलेगा। अगला है प्रश्न आपका कि किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ रुपए में उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि रुपए के बराबर है। 16.2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब मान लीजिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये। तो हम लिखेंगे 1384, क्या 1384 माइनस x बराबर x माइनस 1016 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 1384 और प्लस हो जाएगा 1016 बराबर कितने हो जाएंगे? 2400। कितने हो जाएंगे? 2400। तो x बराबर लिखिए 2400 बटा 2 यानी कि 1200। काटिएगा तो कितने आ जाएंगे? 1200 आ जाएंगे। यानी कि 50 बटा 3 कितना? 16 3 48 और 3 50। ये जो 16.2/3 है इसको तोड़िएगा तो 50 बटा 3% आएंगे लाभ के लिए। वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए आप। अब आप क्या कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए तो हो जाएंगे 1200 गुने का क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा 50 बटा 3%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1200 गुने 350 और बटा में हो जाएंगे क्या 300। यहाँ पे दो, ये 2 से 2 और 4 तिया 12 यानी 400 यानी 1400 आएंगे आपका। 1400 विकल्प 2 सही, गुना कर लीजिएगा। अगला है और इस प्रश्न को तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, 17/30 आएंगे इसका उत्तर। ठीक है, आप लोग सावधानी से कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। इन संख्याओं के औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि पहली 3 संख्या का औसत 1/2 है तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए धनात्मक संख्या जो है ए बी सी डी हो सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, सॉरी ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी और सी से भी बड़ा कौन हो जाएगा? ये भाई साहब डी हो जाएंगे। कौन? डी हो जाएंगे बड़ा। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो चूंकि लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा क्या लिख लेंगे 4 गुने 5 और बराबर हम लिख सकते हैं डी माइनस 21। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 20 डी और माइनस का हो जाएगा कितना 420 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और बराबर हो जाएगा 19 डी माइनस का कितना 420। ये समीकरण 1 हो गए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 गुने 3 यानी कि 36। समीकरण 1 अगर करेंगे तो 19 डी माइनस 420 बराबर कितने 36। 420 बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पे कर लीजिए 19 डी बराबर कितने बराबर 19 डी बराबर 420 और यहाँ पे ये 36 को इधर लाएगा तो वो इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये क्या 36 यानी टोटल हो जाएंगे कितने 456। कितने 456। तो हम d बराबर लिखेंगे 456 और बटा में लिख लेंगे 19। काटिएगा आपको मिलेंगे 24। कितने मिलेंगे 24 जो विकल्प 1 का सही उत्तर है। अगला है कि कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.1/2 वर्षों से 8571.80 रुपए हो जाती है। वही राशि 10.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.1/2 वर्षों में यानी 6 वर्षों साढ़े 6 वर्षों में x का मान आपसे पूछा है। तो देखिए इसे कैसे कीजिएगा। मिश्र धन बराबर क्या था मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8571.50 और बराबर लिख देंगे यहाँ पे p इंटू पी गुने 8.5 गुने 9। ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 यानी ये कितना हो गया 200। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 85, ये 85 है 85। ठीक है, 85,171.50 और बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 200 p
और प्लस लिख देंगे यहाँ पे 76.5p, ठीक है 5p, और बटा में लिखेंगे क्या 200, बटा में लिखेंगे क्या 200। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर क्या करेंगे हम बढ़ेंगे, जैसे कि 85, 71, यहाँ पे 50 और बराबर होगा 276.5p और बटा में 200, ठीक है। अब p बराबर हम लिखेंगे 85 71.50 गुने 200 और बटा में हो जाएगा 276.5। काटपीट में चाहिएगा 6200 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति में अगर आप इसको चेक करेंगे तो x का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति इसका चेक कीजिए तो x का मिश्र धन यानी कि 6200 रुपये तो आए थे ही, यहाँ पे हम 6200 प्लस लिख लेंगे 6200, ठीक है, और गुने कर देंगे 20/3 और गुना कर देंगे यहाँ पे 21/200 से। काटपीट में चाहिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 10,540, ठीक है। आइए कहाँ पे इसका विकल्प में 10,540 है तो विकल्प एक ही सही। अगला ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। मान लीजिए बी 100% यानी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 120, ये 100 तो ये कितना 120, तो सी कितना हो जाएगा 100 गुने 100 और बटा में 60, यानी ये हो जाएगा टोटल 500/3, ठीक है 500/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी को निकाल लें, किसको निकाल लें डी को, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 120 गुने 125 और बटा में कर लेंगे हम 100, बटा में क्या हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएंगे भाई साहब 150, ठीक है। तो यहाँ पे b प्लस सी अब कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए b प्लस सी यानी 100 प्लस 500/3 बराबर हो जाएंगे कितने, बराबर हो जाएंगे आपका 800, ये 800/3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे निकालिए b प्लस सी माइनस डी बराबर यानी कि 800/3 और माइनस करा दीजिए 150, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कितना 350/3, ठीक है 350/3 मिलेंगे। अब आइए अगले स्टेप पे, अब यहाँ पे प्रतिशत निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 350/3 और गुने 3/800 और गुने 100। काटपीट में चाहिएगा आपको मिलेंगे कितना 175/4, इसे काटिए तो मिलेंगे 43.75 जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 रुपये है तो वह राशि क्या होंगी। अब यहाँ पे पहले सबका रेशियो का अनुपातिक योग निकाल लीजिए, तो ए बी सी का अनुपातिक योग आपको मिलेंगे 41। करके देखिएगा, हम हर रोज ऐसा प्रश्न कराते हैं इसलिए आज डायरेक्ट अनुपातिक योग ही लिख दिए हैं। अनुपातिक योग आएंगे 41। यदि कुल धनराशि 100 रुपये है तो ए और सी के हिस्सों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 420, यानी कि 16 माइनस हम कर लेंगे 15 और बटा लिख देंगे क्या 41 और x बराबर यहाँ पे 420, यानी कि हम अगर इसे करना चाहे तो क्या करेंगे x/41 और बराबर लिख दें हम 420, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 41 गुने 420, ये लिख सकते हैं ना। आ जाएंगे कितना 17,220, कहीं दिख रहा है क्या 17,220, विकल्प 3 में है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करेगी, क्रोम ब्राउजर में वेब ब्राउजर का सोर्स कोड माफ कीजिएगा, आज तो बहुत ये एरर हो रहा है हमसे, है ना, इसीलिए थोड़ा और परेशानी में है, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न कि क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+U। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसका सही विकल्प होगा 30। अगला कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन को चुनना है, तो डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, यही गलत है।
अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होगा शीट 1। क्या हो जाएगा? शीट 1। अगला है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड का। किसका? कंट्रोल प्लस इंड का किया जाता है। अगला है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3C का पूर्ण रूप जो होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होगा, यानी विकल्प 1। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? जैसे लिखा इक्वल (2) स्लैश क्या है यहाँ पे 4/2 है यहाँ पे। तो इसका सही विकल्प हमें यहाँ पे स्टार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो दिया गया है, ठीक है, उसको स्टार भी कह के बना सकते हैं। इसका विकल्प आएंगे 1। अगला प्रश्न है कि डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एमएस वर्ड 2007 में। अगला निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? आइए इसको चेक कीजिए। तो पहला कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है, और दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। तो इनमें कौन सा से कथन सत्य है या गलत है? ये दोनों के दोनों सत्य है। अगला है कि ईमेल, इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।